आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 8 में जवानी शीर्षक से कविता है जिसकी रचना श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने की है। आज हम लोग इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखते हैं। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 भाग को देख लिया है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी पद्यांश या कविता की व्याख्या के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसमें जितने भी शब्द आए हों उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि इन वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं। उन चीज़ों को आप ध्यान से सुन लीजिए कि कैसे हम उसको वाक्य को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से वाक्य जोड़ रहे हैं। बाकी व्याख्या में कोई दम नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। श्वान, श्वान माने कुत्ता। के इसका वही अर्थ होगा। सिर, सिर के यहाँ पे 2 अर्थ हैं। एक तो सिर का अर्थ सिर ही है जो शरीर में होता है, और दूसरा इसका अर्थ है स्वाभिमान। आप कहते हैं ना सिर उठा के जीना चाहिए, तो सिर माने स्वाभिमान भी हो, मतलब होता है। चरण माने पैर, तो इसका वही अर्थ होगा। चाटता है अर्थात चाटता है या चाटुकारिता करता है। भोंकले इसका वही अर्थ होगा। क्या, इसका भी वही अर्थ होगा। सिंह को अर्थात शेर को, वह इसका वही अर्थ होगा। डांटता है डरा सकता है, डांटता है डरा सकता है। रोटियां खाई इसका वही अर्थ है। कि इसका भी वही अर्थ है। साहस माने हिम्मत या स्वाभिमान भी कह सकते हैं। खा चुका है अर्थात खो चुका है या समाप्त कर चुका है। प्राणी, प्राणी हो अर्थात प्राण होने पर इसका वही अर्थ होगा। प्राण से अर्थात जीवन से। वह कुत्ते के लिए कहा जा रहा है। जा चुका है अर्थात खत्म कर चुका है या समाप्त कर चुका है। तुम न खेलो, तुम का मतलब वही रहेगा, न माने नहीं। खेलो मतलब पढ़ो। ग्राम सिंहों मतलब गांव के शेरों, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे गांव के आपसी झगड़ों में। भवानी अर्थात दुर्गा। विश्व की संसार की, विश्व की संसार की। अभिमान माने गौरव, अभिमान माने गौरव। मस्तानी अर्थात स्वाभिमानी, मस्तानी माने स्वाभिमानी, इसका वही अर्थ होगा। तो सभी कठिन शब्दों को हम लोगों ने देख लिया। चलिए, अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग भी परीक्षा में लिखने के लिए आता है। तो यदि संदर्भ की बात करें तो जब मैंने आपको इसका पहला पद्यांश पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने संदर्भ आपको बताया था। तो वह संदर्भ जवानी के जितने भी पद्यांश हैं सभी के लिए होगा। तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और पहले भाग से संदर्भ देख लीजिए। प्रसंग बार बार बदलता है, जैसे पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदलता है। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वाभिमान के महत्व को बताया है, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। ये अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि युवाओं को स्वाभिमान के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे युवाओं, अब आ जाइए काव्य पर। हे युवाओं, कुत्ते के पास सिर तो होता है किंतु उसके पास स्वाभिमान नहीं होता है, क्योंकि वह अपनी भूख मिटाने के लिए अपने मालिक के पैरों को चाटता है, उसकी चाटुकारिता करता है। फिर आगे अपने से जोड़ेंगे। चाटुकारिता करने के कारण उसका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। ऐसे में उसकी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाती है, और फिर वह चाहे जितना भौंक ले, क्या शेर को वह डरा सकता है? अर्थात ऐसा स्वाभिमान विहीन कुत्ता कभी भी शेर को नहीं डरा सकता है। फिर आप अपने जोड़िए। उस कुत्ते ने चाटुकारिता करके रोटियां खाई
और उस रोटी के साथ ही उसने अपने साहस को भी खा लिया है, अर्थात चाटुकारिता के कारण उसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है। ऐसे में वह, फिर अपने जोड़े, ऐसे में वह प्राण होने पर भी अपने प्राणों से वह जा चुका होता है, अर्थात वह जीवन तो जीता है किंतु उसका जीवन एक मृतक के समान होता है। फिर और आगे भी आप जोड़ेंगे, हे युवाओं, तुम कभी भी रोटी के लिए अपने स्वाभिमान को मत खोना, अर्थात तुम रोटी के लिए किसी की गुलामी मत करना। हे युवाओं, अभी जोड़ना, हे युवाओं, तुम दुर्गा की तरह शक्ति स्वरूप हो। हे युवाओं, तुम दुर्गा की तरह शक्ति स्वरूप हो। तुम गांव के आपसी झगड़ों में अपनी ऊर्जा को मत समाप्त करो, अपितु उसका उपयोग दुश्मनों का संहार करने में करो। हे युवाओं की स्वाभिमानी जवानी, तुम संसार का गौरव हो और समस्त संसार तुम्हारा लोहा मानता है। और आपकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। देखिए, यदि भाषा की बात करें तो साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने देखा जवानी के जितने भी पद्यांश हैं सब में खड़ी बोली है, इसमें भी खड़ी बोली है। यदि शैली की बात करें तो उद्बोधन शैली है। मैंने पिछले पद्यांशों में भी बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी को संबोधित करते हुए अपनी बात कहता है तो वहाँ उद्बोधन शैली होती है। आप देख रहे हैं यहाँ कवि जो है युवाओं को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहे हैं तो उद्बोधन शैली है। रस आपने देखा वीर रस है, इसमें स्वाभिमान की बात हो रही है, दुश्मनों को पराजित करने की बात हो रही है तो वीर रस है। छंद तुकांत मुक्त है। तुकांत मुक्त का आशय ये है कि इस पद्यांश में जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां, उनके लास्ट के शब्द एक जैसे नहीं गिर रहे हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे तुकांत मुक्त है। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और रूपक है। कैसे है आप चाहें तो देख लीजिए। देखिए, चरण तो चाटता है, यहाँ च और यहाँ च की पुनरावृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। देखिए, साहस को यहाँ पे रोटी का रूप दे दिया गया है कि उसने रोटी खाई तो अपना साहस भी खा लिया, इसलिए यहाँ पर जो है वो रूपक अलंकार है। यही मैंने लिखा है कि इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। यदि गुण की बात करें तो ओज गुण है। ओज गुण का मतलब होता है जब आप कोई काव्य पढ़ें और आप में ऊर्जा का संचार हो, आप में जोश आ जाए तो ओज गुण होता है। यदि शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई।